Good morning, all. I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. आज हम राजा राम मोहन रॉय जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका क्या योगदान था इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। तो राजा राम मोहन रॉय जी के कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। तो राजा राम मोहन रॉय जी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उनका समाज सुधारक, धर्म सुधारक और राजनीतिक विचारक के रूप में उनको जाना जाता है। उन्हें आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का सिरमौर भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उनका जो सहयोग था वो भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किए थे और इस दिशा में उनका कार्य बहुत ही सराहनीय था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब हमारा देश अपने अस्तित्व के आंतरिक सत्य के साथ अपने संबंध को खोकर परिस्थितियों की शोचनीय दास्ता से ग्रस्त था और अविवेक के भार के नीचे कुचला जा रहा था और वह अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था भारत अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे में एक महान पथ निर्माता के रूप में राजा राम मोहन रॉय जी ने अपना योगदान दिया। उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए जो व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किए, उन्हीं के कारण उन्हें आधुनिक भारतीय सामाजिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। उनके योगदान को देखते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक भी कहा है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन इंडिया। तो देखिए उनका जो एक नवीन और पुनर्जागृत भारत के प्रथम निर्माता के रूप में उनका विशेष स्थान रहा है। जिस तरीके से मैकियावली को पश्चिम के राजनीतिक चिंतन में एक नवीन युग का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार राजा राम मोहन रॉय जी को भी सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए आंदोलन चलाकर भारत में एक नए युग का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने देशवासियों को उन घोर अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का त्याग करने का भी उपदेश दिया था, जिनसे भारतीय समाज पिछली कई शताब्दियों से ग्रस्त था। उन्होंने वेदों और उपनिषदों में सिखाए गए विशुद्ध प्राचीन धर्म को अपनाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया था। वे आधुनिक भारत के उस प्रथम विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने बौद्धिक आधार पर सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर बल दिया था। तो राजा राम मोहन रॉय जी के योगदान की जब हम बात करते हैं तो उनका योगदान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में उनका एक विशेष योगदान रहा है। उनके योगदान को देखते हुए ही उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए उनको आधुनिक भारत के पिता की संज्ञा जो दी गई थी, उनका मेन कारण क्या थे कि वो बहुत ही अत्यधिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने सभी क्षेत्र में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्र में उनके जो व्यक्तित्व की छाप अंकित की थी और उन्होंने देश की समस्याओं के प्रत्येक पहलू को छुआ था। उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए वीपी वर्मा जी ने कहा था कि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसी आत्मा थे जिन्होंने अपने को दूसरों के लिए अर्पित कर रखा था। उनके मन में ईश्वर और मनुष्य के लिए बहुत प्रेम था। वे निर्भीक, सच्चे और ईमानदार थे और अपने विश्वासों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने का विशेष साहस रखते थे। तो वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय की भारतीय धर्म और समाज में विद्यमान जो कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादिता थी, उनको पहचाना था और उनके कारणों को भी ढूंढा था और उनके कारणों को ढूंढकर उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने
जिंदगी भर प्रयास किया, जिंदगी भर संघर्ष किया। उन्होंने, उनका जो एकेश्वरवाद में विश्वास था, उन्होंने विशुद्ध ईश्वरवाद और बुद्धिवाद, मानववाद पर बल देकर यथार्थ हिंदूवाद की जो है पुनरावृत्ति की थी। राजा राम मोहन रॉय जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में नारी के उत्थान और उत्कर्ष के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे। वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने हिंदी भाषा और पश्चिम की जो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति थी उसके महत्व को समझा था और अंग्रेज़ों की जो शिक्षा प्रणाली है उसको ग्रहण करने पर विशेष जोर दिया था। रॉय प्रथम उदारवादी भारतीय थे और उनका जो सामाजिक उपयोगिता और मानव कल्याण की जो भावना थी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि सरकार लोगों के हितों की रक्षा करे और क्रूर सामाजिक जो रीति रिवाज और अत्याचार हैं उनसे उनको सख्त नफरत थी और उनके अत्याचारों से बचाने के लिए, नारी की रक्षा करने के लिए उन्होंने सरकार से अपील भी की थी। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने निरंकुश और अत्याचारी शासन का विरोध किया था और संवैधानिक शासन का समर्थन किया था। उन्होंने शक्ति के पृथक्करण पर भी जोर दिया था। उनका मानना था कि विधानपालिका और कार्यपालिका शक्तियाँ अलग अलग अंगों के द्वारा अलग अलग हाथों में इनकी ये शक्तियाँ दी जानी चाहिए और एक दूसरे के काम में विधानपालिका और कार्यपालिका इंटरफेयर ना करे। और वहीं पर उन्होंने भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उनकी पद्धतियों में सुधार की भी मांग की थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कानून की उत्पत्ति प्रभु के आदेश के साथ साथ परंपरा और आचरण पर आधारित भी कही थी। तो उन्होंने विश्ववाद और विश्व बंधुवाद की भी बात की थी। उनका विश्वास था विश्व बंधुत्व की भावना में और वे राष्ट्रों के आपसी सहयोग और विश्वास पर जोर देते थे और उन्होंने सभी मानवीय समस्याओं का हल मनुष्य के प्रयासों के द्वारा मानवीय तरीके से ही ढूंढने का प्रयत्न किया था। तो वे कभी भी निरंकुश और अत्याचारी शासन के फेवर में नहीं थे। वह सभी मानवीय समस्याओं का समाधान मानवीय तरीके से ही करना चाहते थे। तो इसी आधार पर उनका उदारवादी होने का पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, जिनके लिए जो उनके योगदान की वजह से। तो अब हम देखते हैं कि उनको क्यों, वाई राजा राम मोहन रॉय वॉज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनको आधुनिक भारत का पिता जो कहा जाता है, उनके क्या कारण थे। तो उसमें सबसे पहली बात आती है इंट्रोड्यूसर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, बुद्धिवाद के प्रणेता। बुद्धिवादी दृष्टिकोण राजा राम मोहन रॉय जी के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। उनका अंधविश्वास, भाग्यवाद, अविवेक और अकर्मण्यता के वो घोर विरोधी थे, क्योंकि वे हमेशा लॉजिक की बात करते थे, लॉजिक में बिलीव करते थे। वो विवेक और तर्क में उनका बहुत अधिक विश्वास था। वे किसी भी रूढ़ी, परंपरा या व्यवहार को इसलिए मानने को तैयार नहीं हो जाते थे कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है और इसी के आधार पर उसको आगे माना जाए। और इस आधार पर भी वो किसी परंपरा को मानने को तैयार नहीं थे कि उस परंपरा को लोगों का बहुमत मिला हुआ है। इसलिए वे किसी भी रूढ़िवादी परंपरा, आदत या व्यवहार को सबसे पहले बुद्धि या विवेक या तर्क की कसौटी पर कसते थे। अगर उस कसौटी पर वह परंपरा खरी उतरती थी तो वो उसे स्वीकार करते थे, और अगर वह परंपरा उनकी तर्क की और विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी तो वे उसको अस्वीकार कर देते थे। उनकी बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर उनकी तुलना एक ज्योति की तरह की जाती है, विवेक की ज्योति के समान। राजा राम मोहन रॉय जी को कहा जाता है कि उन्होंने विवेक की ऐसी ज्योति जलाई जिसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। तो इसलिए उनको बुद्धिवाद के प्रणेता के रूप में उन्होंने कहा कि तर्क के आधार पर जो उन्होंने लोगों को
सचेत किया। जिस तरह से उन्होंने ज्योति जलाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, तो उससे भारत में जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसका उन्होंने सर्वनाश किया। नेक्स्ट बात आती है फादर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, उदारवाद राष्ट्रवाद के जनक। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण, जिसको इंडियन रेनेसा कहते हैं, उनका अग्रदूत और उदारवादी राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। शुरू से ही वे अंग्रेज़ों के फेवर में नहीं थे, लेकिन शुरू में उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने विचार दिए, वो उनके विरोधी थे। लेकिन जैसे ही वे अंग्रेज़ों के और ईसाई प्रचारकों के संपर्क में आए तो अंग्रेज़ों के साथ उनकी मित्रता हो गई और उनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। वे ब्रिटिश शासन के आलोचक से उनके प्रशंसक बन गए। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर ही हो सकता है। तो उनको ब्रिटिश लोकतंत्र तथा न्याय व्यवस्था में उनका पूर्ण विश्वास था और इसलिए वे भारत की समाज की सभी समस्याओं का हल कराने के लिए वे ब्रिटिश संसद को और गवर्नर जनरल को पत्र लिखते रहते थे और पत्रों के माध्यम से वे समाज सुधारों की अपील करते थे। तो उनके इन उदारवादी विचारधारा के कारण ही 1885 के बाद कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने उनके विचारों को स्वीकार किया था। इसके बाद हम बात करेंगे एज अ सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के रूप में। राजा राम मोहन रॉय जी एक बहुत महान समाज सुधारक थे। उन्होंने उस समय भारत में समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ जो थी, बुराइयाँ थी, उनका समाधान के लिए विशेष प्रयास किए थे, जिनमें हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सती प्रथा की परंपरा, बहुपत्नी विवाह जिसे हम पॉलीगैमी कहते हैं, बाल विवाह और जाति प्रथा। विशेष रूप से इन समस्याओं के लिए उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। राजा राम मोहन रॉय जी ने इन सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया था। उनका मानना था कि राजनीतिक सुधार तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक सामाजिक क्षेत्र में सुधार ना किया जाए, जब तक सामाजिक समस्याएं जैसे सती प्रथा, जिसके अनुसार यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति की चिता के साथ ही पत्नी को भी पति की चिता में जला दिया जाता था। साथ ही ऐसी सती प्रथा थी। तो किसी भी स्त्री को जिंदा जलाना, ऐसी परंपरा जिसे सती प्रथा के नाम से फेमस था, ऐसी परंपरा के वो बहुत विरुद्ध थे और इस बुराई को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए थे। तो उन्होंने सती प्रथा का जब कड़ा विरोध किया तो 1829 में उनके प्रयासों के कारण ही लॉर्ड बेंटिक की सहायता से उन्होंने इसे अवैध घोषित करवाया और ऐसे कार्य में उनको सफलता मिली। उनका विश्वास था कि मूर्ति पूजा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारा समाज अलग अलग वर्गों में बट गया है। इसलिए उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उनका मानना था कि सभी समाज के सदस्य जब तक एक मत होकर एक साथ एक यूनिटी के साथ नहीं रहेंगे और ऐसी आडंबरों में अगर वो पड़े रहेंगे तो ऐसे देश में वर्ग विभाजन होगा, एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की बुराइयों का अंत नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भी और उनके सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत अधिक कार्य किए और इसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह और पिता की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार को पुनः स्थापित कराने के लिए प्रयास किया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। इसके बाद बात आती है कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल फील्ड, राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। राजा राम मोहन राय जी उस समय की ब्रिटिश शासन प्रणाली की प्रशंसा करते थे और वह ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक वरदान मानते थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के
प्रबल समर्थक थे। उन्होंने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष रूप से समर्थन किया था। उनका मानना था कि यदि प्रेस की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो इससे सरकार और शासन और शासित दोनों का ही भला होगा। शासक लोगों को अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने में सुविधा होगी और जनता को अपनी समस्याएं शासक तक पहुंचाने में आसानी होगी, और ऐसा करने से दोनों ही तरफ फ़ायदा होगा और शासन सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। उनके राजनीतिक चिंतन पर उपयोगितावाद का बहुत अधिक प्रभाव था। तो उन्होंने शक्ति के पृथक्करण, न्यायाधीशों की ईमानदारी, कुशलता, स्वाधीनता, जूरी व्यवस्था आदि परंपरा आदि जो सिस्टम था उनको अपनाने की उन्होंने स्पेशल मांग की, और उन्होंने अधिकारियों के कानूनी उत्तरदायित्व की भी मांग की कि अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व सही तरीके से निभाने चाहिए। तो रॉय का जो समस्त राजनीतिक चिंतन है वह संवैधानिक शासन और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, जिसको हम कहेंगे क्रमिक सुधार, धीरे धीरे जो रिफॉर्म्स आते हैं उनका उन्होंने समर्थन किया था। क्योंकि वे एक उदारवादी थे तो उन्होंने कभी भी क्रांति या हिंसा को किसी चेंज के लिए आवश्यक नहीं माना। तो उनका उदारवादी होने का ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने क्रमिक सुधारों की बात की है और संवैधानिक शासन का उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। राजा राम मोहन रॉय जी ने शिक्षा के में विशेष योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने परंपरावादी और मुगल काल से चली आ रही शिक्षा प्रणाली के स्थान पर उन्होंने आधुनिक जो मॉडर्न एजुकेशन है और आधुनिक पाश्चात्य तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम है वह अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है उसके शुरू होने से ही भारत में नवजागरण और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि भारत को प्रगति करवानी है, भारत को अगर उन्नति के रास्ते पर लेकर जाना है, तो सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनाना चाहिए। जब तक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी तब तक भारत आधुनिकता की दिशा में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने इसी उद्देश्य से 1617 में कलकत्ता में एक अंग्रेज़ी स्कूल की स्थापना की थी, और सन 1823 में उनकी प्रेरणा से ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी राजा राम मोहन रॉय जी ने शिक्षा को विशेष माना है। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति ही सामाजिक समस्याओं के बारे में सही दिशा में सोच सकता है, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा को विशेष महत्व माना है। समाज के बदलाव के लिए शिक्षा को विशेष माना है। इसके बाद बात आती है कंट्रीब्यूशन इन रिलीजियस फील्ड, शिक्षा के धार्मिक क्षेत्र में उनका योगदान। राजा राम मोहन रॉय जी सामाजिक सुधारों के साथ साथ उन्होंने धार्मिक सुधारों पर भी बल दिया। वास्तव में धर्म और आध्यात्मिकता उनके जो चिंतन है उनका मूल आधार थी। वे मूर्ति पूजा का विरोध तो करते ही थे, लेकिन उनके धार्मिक विचारों में जो मूल सिद्धांत था वह एक ईश्वर में विश्वास का था। उन्होंने धर्म को एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता के रूप में मान्यता दी थी, और इसी आधार पर उन्होंने एक सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, जिसके नैतिक सिद्धांत विश्व के सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके लिए मान्य होंगे। तो ऐसा उन्होंने सार्वभौमिक धर्म की कल्पना की थी, अवधारणा प्रस्तुत की थी। रॉय ने कलकत्ता में एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और इस आत्मीय सभा का जो उद्देश्य था
वह था कि एक अदृश्य परमात्मा की उपासना करना। और इस आत्मीय सभा का जो उल्लेख है वह वेदों और उपनिषदों में भी किया जाता है। सन 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज जो था वो सभी धर्मों और जातियों के एक ईश्वर के उपासकों का समाज था। तो उनका जो विश्वास था, सभी धर्मों के लोगों को एकता में सूत्र बांधना उनका उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्म और जातियों के भेदभाव को मिटाया जा सके। तो ब्रह्म समाज का पहला मंदिर सन 1830 में खोला गया था, जो सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए खुला हुआ था। सभी धर्म के लोग उस मंदिर में जा सकते थे। किसी भी धर्म या व्यक्ति को उनकी जाति या धर्म के आधार पर मंदिर में प्रवेश की मनाही नहीं थी। तो इसलिए धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न सुधारों के माध्यम से, जैसे मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया और इस तरीके से उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट बात आती है कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉ, कानून के क्षेत्र में योगदान। जबकि राजा राम मोहन रॉय जी की अगर हम बात करें तो वो न्याय शास्त्री नहीं थे, लेकिन उन्हें फिर भी कानून के मूल सिद्धांतों का तथा नैतिकता के साथ उन कानून के मूल सिद्धांतों का जो संबंध है उसके बारे में उनका जो ज्ञान था वो बहुत ही स्पष्ट था। रॉय ने भारतीय कानूनों के जो कॉडिफिकेशन है, संहिताकरण जिसे हम कहते हैं, उस पर बल दिया था ताकि कानून स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित हो, आम आदमी की समझ में कानून आए। इसलिए उन्होंने कानूनों के संहिताकरण की बात की थी। उनका मानना था कि कानून का आधार पुराने समय से चली आ रही जो सामाजिक परंपराएं तथा प्रथाएं हैं वह होता है, जिन्हें समय के अनुसार प्रभु सत्ताधारी द्वारा कानून का रूप दे दिया जाता है। तो कोई भी परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है तो वो राज्य के द्वारा या शासक के द्वारा उसको कानून का रूप दिया जा सकता है। तो उनका मानना था कि कुछ कानून अनैतिक भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा कहते थे कि कानूनों का हमें फिर भी पालन करना चाहिए, चाहे कानून नैतिक हो या अनैतिक हो, लेकिन व्यक्ति को कानूनों का पालन ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो न्याय व्यवस्था थी, जुडिशियल सिस्टम था, उसकी बड़ी कड़ी आलोचना की थी, क्योंकि वो काम में देरी के लिए और भ्रष्ट सरकार होने का एक प्रमाण साबित करती थी। तो उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए ही कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की भी बात की थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग हाथों में सौंप देना चाहिए। तो न्याय प्रशासन में सुधार के लिए उन्होंने सरकार के पास बहुत सारे प्रस्ताव भेजे और इस बात पर बल दिया कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, और इसलिए उन्होंने जूरी सिस्टम जो था उसका भी समर्थन किया था। और उनका मानना था कि जूरी जो सिस्टम है, जूरी में ईमानदार और योग्य व्यक्ति होने चाहिए ताकि वो सही तरीके से न्याय दे सकें। तो इसलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार की भी बात की थी। नेक्स्ट बात आती है फाउंडर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता के जनक। उन्होंने प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। उनका मानना था कि मनुष्य की उन्नति के लिए ज्ञान की ज्योति से मन के अंधकार को दूर करना आवश्यक है, और यह अंधकार दूर करने का काम समाचार पत्र ही कर सकते हैं। तो उनका मानना था कि समाचार पत्र द्वारा लोगों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है और एक अच्छा जनमत तैयार किया जा सकता है, और समाचार पत्र के माध्यम से ही लोगों में समानता, भाईचारा और स्वाधीनता की भावना को जगाया जा सकता है। सन 1823 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी,
और उस समय गवर्नर जनरल ने एक अध्यादेश जारी किया था, प्रेस ऑर्डिनेंस के नाम से जिसे जाना जाता है। उसका जो उद्देश्य था उसमें जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि समाचार पत्र निकालने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस लेना होगा, जिसका अर्थ यह माना जाता है कि जब भी समाचार पत्र कोई व्यक्ति निकालेगा तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। और इस प्रतिबंध का जो मुख्य कारण, इसके पीछे जो मुख्य विचार था वो यही था कि वही व्यक्ति समाचार पत्र निकाल सकते हैं जो सरकार के प्रति निष्ठावान होंगे। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक स्मरण पत्र तैयार किया और उसको उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। तो जबकि उनके प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं रहे इस दिशा में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने स्मरण पत्रों में जो तर्क दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक और शासित दोनों के लिए ही हितकर है, दोनों का ही फायदा है इसमें। शासक के लिए तो इस दृष्टि से फायदेमंद है कि उसे अपने शासन नीति के बारे में जनता के विचारों का पता लग जाता है और जनता शासकों की भूलों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकती है। और जनता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता इसलिए ज़रूरी है, हितकर है, क्योंकि इससे ज्ञान का प्रसार होता है और व्यक्ति के मानसिक विकास में सहायता मिलती है। अंधकार में रहती हुई जनता मौका मिलते ही शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास करती है। तो ऐसा उन्होंने अपने जो स्मरण पत्र हैं उनके ज़रिए सरकार को एक बताया था कि किस तरीके से समाचार पत्र व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समाचार पत्र की उन्होंने, देखिए, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता की उन्होंने बात की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेस की असीमित स्वतंत्रता का कभी भी पक्ष नहीं लिया। वे हमेशा ही सीमित स्वतंत्रता की फेवर करते थे। तो इसलिए उन्होंने समाचार पत्रों की जो बात की, उन्होंने कहा कि समाचार पत्र का जो मुख्य कार्य है वह समाज और सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करना है। तो इस आधार पर उनको प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात आती है आर्थिक क्षेत्र में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक फील्ड। रॉय भारत की जो खराब आर्थिक स्थिति है उससे बहुत अधिक आर्थिक स्थिति थी उससे बहुत अधिक चिंतित थे और वह चाहते थे कि भारत अपने प्राचीन समय के समान पहले से ही, जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से संपन्न और समृद्ध देश माना जाता था भारत, और वो उसी स्थिति की दोबारा से कल्पना करते थे। वे भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो धन की निकासी है उसके बारे में भी बहुत अधिक चिंतित थे। वे चाहते थे कि पूंजीपति लोग भारत में आकर उद्योग लगाएं ताकि भारत के धन को इंग्लैंड जाने से रोका जा सके। तो वे स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे और निजी संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार का भी समर्थन करते थे। वो कहते थे कि निजी संपत्ति का जो प्राकृतिक अधिकार है वह होना चाहिए। वो कृषि के क्षेत्र में भी कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक सुविधाएं देने के भी पक्ष में थे। इसके बाद बात आती है एज ए ह्यूमनिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट। राजा राम मोहन रॉय जी मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के समर्थक होने के कारण सहयोग, सहिष्णुता और भाईचारे की धारणाओं में विशेष आस्था रखी। उनका मानना था कि संपूर्ण मानव समाज एक ही विशाल परिवार है और विभिन्न जातियां और राष्ट्रीयताओं के लोग उसकी शाखाएं हैं। तो वे धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर यूनिवर्सल रिलीजन, जिसको हम सार्वभौमिक धर्म कहेंगे, उसको अपनाने की उन्होंने बात की थी। वे सभी मानव जाति को की आध्यात्मिक एकता और विश्वव्यापी धर्म, जिसको हम यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं, विश्वव्यापी धर्म की बात उन्होंने की थी, उसका उन्होंने सपना लिया था। तो उन्होंने ऐसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहेंगे विश्व संगठन की कल्पना की थी, जिसके पास राष्ट्रों के बीच उत्पन्न मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्वक तरीका हो, पंच निर्णय के माध्यम से ऐसे विचारों को, विवादों का समाधान किया जा सके। इसलिए राजा राम मोहन रॉय जी एक मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और
आज अगर हम उनकी बात करें तो उनके कुछ विचार आज भी रेलेवेंट हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम यूएनओ के रूप में जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो उन्हीं की विचारों से मेल खाता हुआ। जैसे उन्होंने विश्व संगठन की बात की है जो शांतिपूर्वक तरीके से समाधान कर सके, उन्हीं आधारों पर आज हमारा यूएनओ काम कर रहा है। इसके बाद बात आती है इनके, हम अगर बात करते हैं इनके संपूर्ण सहयोग की, योगदान की, तो उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधारों का जो आंदोलन राजा राम मोहन रॉय जी ने चलाया, तो उसे उनके बाद बंगाल में ब्रह्म समाज ने, बॉम्बे में प्रार्थना समाज ने, मैड्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने और पंजाब में आर्य समाज ने जारी रखा। तो उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो उनके योगदान के लिए हमारा यह कहना गलत नहीं होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो इसी आधार पर हम इनके योगदान की बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।